वयं सर्वेपि जानीमः दिनद्वयव्यापिन्याम् अस्यां कार्यशालायां वयम् आत्मनः परिवर्धनाय निरन्तरं कटिबद्धाः सन्तः स्वगृहे अध्ययनशीलाः स्मः। अस्मिन् काले अस्माकं ये मार्गदर्शकाः सन्ति ते अपि अस्माकं मार्गदर्शनाय सर्वदा प्रयतमानाः वर्तन्ते। विशिष्य अद्य अस्माकं ये मार्गदर्शनं करिष्यन्ति ते स्वनामधन्याः प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा महाभागाः। एते अम्बेडकर विश्वविद्यालय देहलीतः सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। ह्यः अपि एतैः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतमासीत्। वयं तेषां पुनरेकवारं पौनः पुण्येन स्वागतं कुर्मः अस्यां कार्यशालायां। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा सर का मैं बारंबार स्वागत करता हूं इस कार्यशाला में, एवं हमारी इस कार्यशाला की अध्यक्षा और संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का भी पौनः पुण्येन स्वागतं करोमि। सर्वेषामपि अस्माकं प्रतिभागिनां स्वागतं कुर्मः। एवं च श्रीमन्तं रमेश चंद्र शर्मा महोदयं निवेदयामि ते स्वीय मार्गदर्शनेन अस्माकं परिपोषणं वर्धनं च कुर्वन्तु। हमारे सर हम संवर्धन करें। मैं सर से निवेदन। अच्छा, मेरे लिए आदेश कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। मुझे आप लोगों से ट्यूशन लेनी पड़ेगी संस्कृत की। यही हाल रहा था मेरा तो। Okay, friends, thank you very much and welcome to the second day of this very important workshop. Why this is important? Because I don't know if how many of you have attended the previous two workshops. Actually, these are in a series. We thought that first participants about how to they can create text resources, then the video resources, open educational resources, or this here is the focus on online education. And yesterday, as you know that Dr. Pulis gave a fantastic session on learning management system, and these days are for learning management system. A management system you use for mounting a course. So now I will take the session, I will describe you that how we can create a course and what are the factors which we need to be careful and pay attention to the factors, the elements which should go into the making of an online course. So let me select my screen. Okay, I think before I go to my this presentation, because then again I have to change my screen. Okay, what I'm going to do is I'm going to show you few items which are very much essential for you to see that how you will be creating, and then you will be creating the course. So what are the steps in creating an online course, so we can proceed in a systematic way from there. So I need to change my screen again. First of all, and I'm sure that you might not have seen this utility, this tool so far, but you can type in the chat box, have any one of you any idea, have you heard about Gunning Fog Index? जानता है कोई क्या होता है? It is Gunning Fog Index. No, sir. No. So this is going to be a very interesting thing for you. Gunning Fog Index. अब ये नाम लिख लीजिए अपने पेपर्स पर. ये अभी केवल इंग्लिश में इसमें चलता है, बट दिस इज ए वेरी गुड फैसिलिटी. आप लोग आर्टिकल लिखते हो,
प्रेजेंटेशन के लिए करते हो, बुक चैप्टर अपना कोई कोर्स बनाया उसके लिए कोई कंटेंट मटेरियल डेवलप करते हो। आपने देखा हो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और माफ़ी समेत मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ हमारे दो देश के बड़े प्रिय राजनेताओं के नाम हैं। इंटरनेट के ऊपर एक आजकल सेट के ऊपर बहुत सारी इमेज वाले वो चीज़ें चलती हैं। तो एक जगह पे एक फोटो है, राजनाथ जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और उनके सामने शशि थरूर जी सामने आ गए, खड़े हो गए। तो नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है, राजनाथ जी मन मन में सोच रहे हैं, अरे ये आज कहाँ से आ गए, आज तो मेरे पास डिक्शनरी भी नहीं है। तो क्या मतलब है कि कहने वाले का ये था कि शशि थरूर जी की इंग्लिश इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि आम आदमी कई बार समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो शब्दों का चुनाव है वो बड़ा मतलब हाई लेवल का है। उनकी ग्रामर, उनकी वोकेबलरी, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड वो सुपर लेवल की है। तो ये गणित फॉग इंडेक्स आपको ऐसे केस में हेल्प करता है कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं और आप इसको अपने आर्टिकल पब्लिकेशन में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको क्या बताता है कि आपने जो लिखा है वो दूसरे को कितनी जल्दी समझ में आएगा। ये सिंपल सा इसका ये एक टेक्निक है कि ये फॉग इंडेक्स गनिंग ने बनाया था इसको, गनिंग फॉग। उन्होंने कि एक सेंटेंस के अंदर हम कितने वर्ड लिखते हैं और उनकी कितनी कम्प्लेक्सिटी है, उसके हिसाब से वो हमारा टेक्स्ट कोई भी व्यक्ति उसको कितनी जल्दी समझ सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक मेरा टेक्स्ट है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो। मनीष जी कह रहे हैं ऑडियो इज इंटरप्टेड, आई डोंट नो, my microphone is okay from my side, it works very well in fact 3:30 बजे जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, एक्चुअली वो 3 बजे साइप्रस में कॉन्फ्रेंस है, मुझे उसमें की नोट स्पीच भी देना है, तो 3:30 बजे तक उनको रोका है। मेरा यही माइक्रोफोन वहाँ पे भी काम करेगा। थैंक यू उर्वशी जी। ओके, मे बी हो सकता है कभी कभी इंटरनेट की वजह से डिस्टरबेंस होती है। ओके ये सर ऑडियो ओके सर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें एक ये टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब ये हमें इसमें और मतलब वो टेक्स्ट में क्या करें, चाहे आप चाहे एक ही सेंटेंस लिखें और सेंटेंस वो कंप्लीट कट कर सके। तो ये मैंने पूरा का पूरा एक टेक्स्ट ले लिया जो हमारे एक ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड है। तो वो जब कोर्स पूरा होने को हो तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज वगैरह उस किस्म से इसको बनाया है। अब ये देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट बटन दबाया और ये इसने इसका इंडेक्स दे दिया 7.309। The number of major punctuation marks, there are 24 major punctuation marks। इस टोटल पैराग्राफ के अंदर 269 वर्ड्स हैं और ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर 3 से ज्यादा सिलेबल हैं दे आर 19। अब सिलेबल में आप जानते होंगे, जैसे आप इसको बोलो, ये जो वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंस्ट्रक्टर, कोलाबोरेट, मॉडरेटर। तो ये इस तरीके से उसको हम बोलते हैं कि जिसके अंदर सिलेबल हैं 3 से ज्यादा। आप जब किसी चीज को बोलते हो, जैसे आपने हु बोला, हैव बोला, उसमें ज्यादा नहीं है ये करके, तो वो 19 है। इसके बेस पे इसने इसका इंडेक्स जो कैलकुलेट किया है वो 7.3 कैलकुलेट किया। अब इसका 7.3 का मतलब क्या निकला, अब मैं आपको मतलब दिखाता हूँ। ये इसका इंडेक्स है एंड दिस इज दैट इंडेक्स। इफ योर, ये जो आपको टेबल दिख रही है राइट में 6 से लेकर 17 तक, यदि आपका वैल्यू 6 आती है तो उसका ये मतलब है कि उसको छठी कला, वो उसकी इतनी साधारण लैंग्वेज है कि छठी कक्षा का स्टूडेंट भी उसको समझ लेगा। 7 का मतलब 7th, 8, 9, 10 ऐसे होते होते कॉलेज ग्रेजुएट और वो
तो आपको देखना है कि आपका जो फॉग इंडेक्स है वो अंदाजन हमारी जो रेंज होती है वो आनी चाहिए 12 के आसपास रहे तो अच्छा होता है। उससे ज़्यादा में वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी उसकी बेसिकली ये है कि ये जैसे आप यहाँ पर देखें, इट इज़ ए गुड साइन ऑफ हार्ड टू रीड टेक्स्ट, इट हैज़ लिमिटेड। परफेक्ट नहीं है ये, बट इट गिव्स यू ए गुड आइडिया टू शो यू दैट हाउ यू कैन यूज दिस। और इसका आपके ऑनलाइन बना रहे हो वहां आपको इसको क्या फायदा है कि आप जब अपनी लैंग्वेज ले रहे हैं या किसी दूसरे की लैंग्वेज ले रहे हैं तो एक बार उसकी डिफिकल्टी वैल्यू भी चेक कर लीजिए। पूरा परफेक्ट नहीं है ये, बट इट विल गिव यू सम आइडिया कि कैसे आप इस चीज को अपने कार्य के अंदर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है गनिंग फॉन्ग इंडेक्स एंड दिस इज यूज्ड फॉर कंटेंट, how you manage your content, how you create your content on your in your course, and for that it is a good utility for you to use it. और भी कुछ ऐसे कई कई किस्म के और भी इंडेक्स हैं। इज देयर ए वे टू गेट द फॉग इंडेक्स? एक मिनट, आपका क्वेश्चन चला गया, मुझे फिर वापस उसमें जाना पड़ेगा। Is Lalita ji, was there any way to get fog index converted into higher level? No, higher level means आप 17 से ऊपर वो higher level ही हो जाएगा। Yours 7.3। हाँ, यदि आपने उसको बढ़ाना है तो आप उसके अंदर वर्ड्स जो हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए। और यही है कि जब हमारे पास डिफिकल्ट होता है या सिंपल होता है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो आप इसके अंदर ये जो 3 सिलेबाई वर्ड है वो या और डिक्शनरी वर्ड है, आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, उससे वो फर्क पड़ जाएगा। साक्षी जी कह रहे हैं आई हैव डन दिस, माइन इज 9.3। आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसको, वो आपको ये अच्छा एक फेयर आइडिया देगा आपको ये कि किस तरीके से आप इसको बाकायदा यूज कर सकते हो। और मैं आपको एक यूटिलिटी और भी दिखा सकता हूँ। ये है रीडेबिलिटी फॉर्मूला। सिंपल, इसको मैक लॉगलिन ने क्रिएट किया था, काफ़ी पुराना है बट यूज़ होता है। ये इसके स्टेप्स हैं, आप इसको ये देख सकते हो। और ये इसका कन्वर्शन टेबल है जो कि ग्रेड लेवल और उसके कितना टेक्स्ट, उसका पॉलीसिलेबिक वर्ड। मेन ये है कि हमारे जो सिलेबल हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितने कम हैं, लैंग्वेज उतनी सिंपल रहेगी। ज़्यादा हम करेंगे तो लैंग्वेज हमारी उतनी उसका लेवल ऊंचा होता चला जाएगा। तो आप लोग ये सर्च करना है तो स्मोग रीडेबिलिटी फॉर्मूला, ये भी आप कर सकते हो। He created this formula as an improvement over other readability। तो ये है सिंपल मेजर ऑफ गोबल्डाई बुक, वो है उनका, ये इन्होंने इसको बनाया। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लेफ्ट द न्यूज़पेपर टू परस्यू डॉक्टरेट, वो उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे रखी है उन्होंने दिस वे। So I wanted to show you and that you can use it to you know to improve your language, that how with the help of words you can play for your content। और आप अपना जो ऑनलाइन कोर्स बना रहे हो उसके हिसाब से आपको ये हेल्प करेगा। यदि आप छोटे बच्चों के लिए आप अनुजी, मैंने आपको बताया अब ये केवल इंग्लिश में ही काम करता है, आप इसमें हिंदी टाइप तो कर सकते हो, हिंदी संस्कृत, पर वो उसको समझ में नहीं आएगा। वो खाली उसमें से वो जो आपकी पंक्चुएशन है वो तो पकड़ लेगा, बाकी चीजें उसको नहीं आएंगी। दिस वाज डेवलप्ड बाय फॉरेनर्स। हाँ, यदि आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग वगैरह का कुछ इस्तेमाल करते हुए अपनी भारतीय लैंग्वेजेस के लिए करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है। For how much content and video length are needed? Ananta ji, we will come to that. Okay, now first I will let me show you my real course। उसका आज लास्ट डे है और आप लोगों के बीच में यदि वो अभी प्रेजेंट हैं तो हमारा एक स्टूडेंट भी आप लोगों के बीच में, एक को तो मैं पक्का जानता हूँ, उन्होंने बड़े 90% तक मार्क्स लिए हैं। उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही बताया था कि क्विज वगैरह के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेट इफ यू आर हियरिंग इट, लिसनिंग इट।
I won't name. Let the friends guess, but this is the real course which is running. How we have organized it. Oh, Deepaji, thank you very much. So what we did, we in a course, to give an idea to the public, we need to have certain overview, details about the program, and if it is a paid program or a free program, who are the teachers into it. Thank you, Sonalji. And how they will be proceeding in your course. These are certain important things which you need to pay. For example, description. In description we try to give a rational कि आप इस कोर्स को क्यों क्रिएट करना चाहते थे, इस कोर्स को करने से लोगों को मतलब क्या एडवांटेज मिल सकता है, उनको क्या चीज सीखने को मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन। फिर है इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये दो एग्जांपल हैं, पहला जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये हमारा इस कोर्स का वीडियो है, और जो दूसरी साइड में आपको दिख रहा है ये मेरा एक अलग से मैं एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ के ऊपर, हमारे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज है वहाँ पर जो कुलीग है उनके साथ मिलकर, तो ये उसका वीडियो है, ये क्रिएट किया। और इसके नीचे आपको जो दिख रहा है दिस इज माय यूट्यूब चैनल, आप लोग उस पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि जो अलग अलग वीडियो मैं करता हूँ तो वो आपको बाद में सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरी कुछ सारी वेबिनार्स की वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। अब शायद अनंता जी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितने वीडियो हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कोर्स की नेचर क्या है, कितनी वीडियो आप उसके अंदर डालना चाहते हो। मेरा ये मानना है कि जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो, और अमिता जी ने भी जब अपना स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्स बनाया था, 3 मिनट का उनका एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है वो, तो वो छोटा होना चाहिए, उसमें आप अपने कोर्स के बारे में ही बताते हो, ज़्यादा कंटेंट और वो चीज़ें नहीं जाती हैं, ओवरव्यू के लिए होता है, ताकि लोगों को यू कैन मोटिवेट दैट इफ दे वांट टू एनरोल इन योर कोर्स हाउ दे कैन गो अबाउट इट। About the number of the videos, it depends on your content. If there is any simple content with which you can just simply explain with the help of text, there is no need of video. Video is helpful where you want to demonstrate something, जहाँ पर उनको विजुअल किसी ग्राफिक की जरूरत हो। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस है, आपने बताना है कि भाई पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से किस तरीके से संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो आप इसको वर्बली बोलेंगे तो लर्निंग अलग होगी, दिखा देंगे तो लर्निंग अलग होगी, उस केस में वीडियो बनाना जरूरी है और अच्छा रहता है। इट डिपेंड्स योर नेचर ऑफ कंटेंट एक्चुअली, ओनली देन यू कैन डिसाइड अबाउट द नंबर और द लेंथ और व्हाट, बट बेसिकली 12 से 15 मिनट तक का वीडियो अच्छा रहता है, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना मतलब देना नहीं चाहिए। यू कैन द अटेंशन कैन बी डाइवर्टेड। इफ एनीबडी हैज टू वॉच इट, they can watch if there are more number of videos, means at any point of time, that is not an issue there. Then we need to define course content, means the table of content in a way what you are going to cover in your course. So the course content, and this course content is the major proportion because your online course is based on that content only. So we will see the conditions of this course very soon. Then you need to define who is your audience. Who are means who can take admission into your course, and you need to think of all the possible stakeholders जो आपके कोर्स से बेनिफिट हो सकेंगे। डेफिनेटली यदि आप किसी ग्रुप को छोड़ देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे खाली ये लिखता कि टीचर्स, और मैं ये डिफाइन ना करूँ कि प्री सर्विस टीचर या इन सर्विस टीचर या टीचर एडुकेटर्स या क्या, तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक पता नहीं मेरे काम का है नहीं है, रहने देते हैं। बट यदि मैं हर एक को डिफाइन कर रहा हूँ तो सभी को लगता है हाँ ओके आई एम इन दिस एरिया, लेट मी सी दिस दैट वे। मतलब आप कोर्स इसीलिए बना रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटेंड करें, उसको देखें। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर हु कैन बिकम एन ऑडियंस फॉर योर कोर्स। उसके बाद है कोर्स के आउटकम। देयर इज अ डिफरेंस, अभी मेरे ख्याल में अब आप लोग काफ़ी वर्कशॉप वगैरह में भी आ चुके हैं, you already know what is the difference between an objective and a outcome. So outcome objective होता है from instructor side, from your point of view, what you are going to do.
but outcome is what our this audience they will be doing it. Means after the course is over, then what they will be able to, means do they understand cooperative learning? Can we develop jigsaw strategy? Can we they use stat strategy for their teaching learning, like that? So these are the outcomes which are, it means you have developed certain skill. तो जिस जो अच्छे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके अंदर ये आउटकम बड़े क्लियरली डिफाइंड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आउटकम देख के भी कोर्स का डिसीजन करते हैं कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो यदि आप अपने कोर्स को अच्छे आउटकम्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो उससे जो आपकी ऑडियंस है, आपका जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको दे विल बी रियली बेनिफिटेड and it will make it very clear to them that they are going to learn in your course. And then very important, certification. Many of us join many things just for certification purpose, because either it pays for your API score, or on the basis of that you can get some job or something. So the certification is important. Means who will be issuing that certificate, what is the condition for certificate, and nowadays there are these two kind of formats for certificate which is being used. One is for participation, another is for completion. So anybody can get the certificate. It depends that those who complete the requirements of the course, they get the certificate of completion. Otherwise, those who just participated into it but couldn't or other kind of activities due to some reason, still they can get a certificate. That will be a certificate of a participation. So just as a factor of motivation to allow them that you get involved into the course, you get engagement into it, try to do the activities, and then you receive the completion certificate that way. So now, what are various elements you need to specify when you try to create your online course? These are certain elements which are necessary for your online course. Every online course has certain home page. Any website has its home page, and as you know that there is a saying in English that first impression is the last impression. Although personally I feel that sometimes there is a scope of improvement. Even second chance also can improve the first impression. But anyway, when anyone visits your website, how beautifully you have created, configured your home page will definitely make a big difference. Because otherwise you need to keep them stay on your page. If they go back, they won't come back. So homepage, what are the things you display on your homepage? What are the kind of announcements you make on your homepage? You need to decide. And like for our course, we regularly made announcements on the course, in the, our that social media platform, then various platforms we use. So you need to be in regular touch with your audience. So announcements. After that, these are the others which go into the inside the course, like number of assignments. You need to decide them in advance, that what kind of assignment that would be, and the number of assignments. Mostly if it is your 4 module or 5 module course, a shorter assignment per module will be okay. And then you can decide that whether that is either as a simple assignment to do something, or some kind of auto-graded assignment in the form of a quiz, what that can go into it. And then you can have discussion forums also for as a graded activity that can also be done. So the discussions are promoted because you want to keep your audience involved in your course, to engage in your course for academic purpose. And then secondly, it can be used for problem solving also. So if somebody says that, okay, my grade is not visible, I submitted my assignment, this happened, I have not received something, I'm not able to log into my website, these kind of things. You create some sort of a help forum. And then प्रकाश जी, आई थिंक डॉक्टर पुलिस ने कल आपको बताया होगा, और जब आपका या गूगल क्लासरूम का होगा,
हर LMS के अंदर एक फीचर होता है आप डिस्कशन फोरम क्रिएट करने का, तो वो इजी है, कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। इट डिपेंड कि आप कौन सा LMS यूज कर रहे हैं। और मूडल के अंदर क्लियरली लिखा होता है एक्टिविटीज के अंदर फोरम, FORUM, and then you click on it and it creates a forum. For what purpose you use that forum depends on you. Then आपको अपनी असेसमेंट स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, ग्रेड्स, कि आप जो सर्टिफिकेट देंगे वो किस बेस पे होगा और उसके लिए कितने कितने मार्क्स देंगे, मार्क्स हैं या नहीं है, किसके बेस पे आप उनको ग्रेड करेंगे। फिर पीपल का मतलब आपकी ऑडियंस। पेजेस और फाइल में डिफरेंस ये होता है कि पेज इज योर रियल कंटेंट, मींस विच यू आर ऑफरिंग, विच लाइक ए वेब पेज जो स्क्रीन पर दिखेगा, और फाइल का मतलब है डॉक्यूमेंट जो आप शेयर कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग, PPT, PDF, ए मूवी, एन ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सिमुलेशन, बहुत कुछ हो सकता है। यू कैन शो इट टू देम। हमें सिलेबस जरूर देना चाहिए। सिलेबस का मतलब कंटेंट, जैसे हमने ये कंटेंट बनाया, इस तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा, so that they know that what they are going to study, to give them an idea that what are they covering. Outcomes मैंने अभी डिफाइन किया आपको। rubrics होता है to help you in getting them the learning evaluated and assessed of the students. If you can create rubrics, it is good idea. It helps you and it helps the students also. अदरवाइज अभी क्या होगा, मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट दे दिया स्टूडेंट को और उसका लिख दिया कि ये असाइनमेंट है और अपने कोरोना को कैसे रोका जा सकता है उसके ऊपर आप एक अपना आंसर दीजिए, बट आपने रूब्रिक नहीं बनाया, तो क्या होगा, वो स्टूडेंट कोई भी तरीके से अपने उसको लिखेगा और जो असेस करेगा उसको वो भी अपने तरीके से उसको असेस करेगा। रूब्रिक बना देने से दोनों को आसानी होती है, स्टूडेंट को पता चलेगा कि उसने क्या क्या उसके अंदर मेंशन करना है ताकि उसकी असाइनमेंट को अर्चना जी, रूब्रिक कैन बी सेम एज फीडबैक, बट रूब्रिक इज मोर एज ए गाइडलाइन। फीडबैक, रूब्रिक होता है कोर्स आपके काम को करने से पहले आपको बता रहा है, फीडबैक है आपने काम कर दिया उसके बाद लोग आपको बता रहे हैं कि वो कैसा था। सो इट डिपेंड्स, मींस इट इज द स्टेज। रूब्रिक कम्स टू द इन ए वे प्री असाइनमेंट स्टेज or while doing the assignment stage. Feedback is the post assignment or post test stage. I hope it is clear to you now. Quiz, simple quiz. Module is a combination. Rubric is as plagiarism. ये मुझे समझ में नहीं आया। आप rubric is as plagiarism का क्या मतलब? Okay. Module is a compilation of pages, means sub subjects, sub topics, sub content, like that. फिर conference here is for live. I remember yesterday you were asking some questions, like we use Zoom, we use Google Meet, we use WebEx, so many things for web conferencing to remain in touch with our students, like that. Collaboration among peers, among students, among teachers, students, what? Who will be doing some work, like that. Then any mechanism for attendance, any mechanism for analytics and settings of the course. These are called as the settings, means how the course will be looking like, when, from which date to which date it is on offer, like those kind of things we need to specify. These are called known as the settings of the course. So these are the simple means overall things. Now let us see the details of these, that how we can go into these things, how we can create them. First of all, design of your course, how it should look like, the design of your course. Your course should contain specific and measurable learning outcome. Measurable learning outcome is that you can note, like if in my case, if I say that the student will be able to develop and execute plan for use of STAD strategy, it means the student will really create a strategy based on Jigsaw.
or can analyze. So you can measure it. If they can develop it, it means they were successful. If cannot develop it, that means they were not successful. That is called as the measurable outcome. Then the second point is here is alignment. Your content, your design should align to these two things. Your learning activity, which includes your content and any activity associated with that, और the assessment part. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पढ़ा रहे हैं प्लांट के बारे में और आप उनसे भूकंप के बारे में वहां पर पूछ रहे हैं, वो आपका असेसमेंट अलग हो जाएगा या लर्निंग एक्टिविटी अलग हो जाएगी. तो सारे का सारा आपको देखना है कि किस चीज से एक दूसरे से चीज वो जुड़ी हुई है उसकी. एंड your content, your context should deal with authentic learning. Can anybody tell what is authentic learning? Just type in the chat box. What do you understand by authentic learning? When I say authentic learning, true learning. Okay, you are Pratibha ji nearly. Yes, Urvashi ji, you are right. Dr. Prakash, you are okay, near to it. Authentic learning is the learning which you apply in your real life. Real conditions, जब आप फील्ड में हैं वहां पर आप कैसे काम को कर रहे हैं, that is called as the authentic learning. So we should try to have those kind of examples and the content, not theoretically but practically in real life, which is used like that. So yeah, true, for behavioral learning. Wonderful. I'm happy to see your responses in the chat box. Okay, the next thing is organization. Ajay ji is asking what it was intended to. It intends to be for real life, for authentic learning. Because, you know, for example, let me give you, and you may be knowing it. So many people pass out from BCA, MCA. आपको यकीन नहीं आएगा, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसे लड़के ने नौकरी ज्वाइन की थी जब मैं इग्नू में था तब, और उसको नौकरी मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद, he was posted in finance division. And after 2-3 days, the finance officer got fed up, and he took that boy, उसका हाथ पकड़ के, took him to the vice chancellor office, and vice chancellor was surprised कि ये क्या हो रहा है, मेरे दरवाजे के अंदर से ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो आप लोग. उन्होंने पूछा उनसे कि that what happened. So finance officer said to the vice chancellor, sir, this is the data entry operator which the university has given it to me. May I request you to take a test of this person? So okay, vice chancellor got the idea. He asked the boy that बेटा मेरे कंप्यूटर पे जरा मुझे कुछ टाइप करके दिखाओ. और आपको यकीन नहीं आएगा अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पे सिलेक्ट हुआ था वो लड़का. उसको उनके कंप्यूटर में ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं पता चल पाया कि कहाँ से वो मशीन ऑन होगी. अब आप सोच लीजिए फिर उसको क्या किया गया, क्योंकि मैं रीजनल डायरेक्टर था जयपुर में, मेरे पास भेज दिया उन्होंने कि इसको ट्रांसफर कर दो, दिल्ली से बाहर कर दो इसको. शुरू में मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत आई, बट बाद में आई ट्रेन्ड हिम, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो नाउ दैट after I think around 20 years I was posted back to Jodhpur. I was in 1997 in Jaipur, and I was in 2014 I was in Jodhpur, and that boy was still in IGNU, still working there in some regional center. I won't tell you the name of the regional center, but he is so competent now कि वो अकेला ही एडमिशन डिवीजन को हैंडल किए हुए है. तो वो लगन होती है. बट प्रॉब्लम क्या थी शुरू के अंदर कि अब इतने सारे कैंडिडेट हैं, इनको नौकरी इसीलिए नहीं मिलती कि रियल लाइफ के अंदर कैसे काम को करना है वो हम हैंडल वो उसका वो नहीं दे पाते हैं. और यही वजह है कि जो इंडस्ट्री भी कंप्लेंट करती है कि मैच नहीं हो रहा है. दैट थिंग. एनीवे, दीज आर द थिंग्स. हाँ शेर सिंह जी, शायद आपको अंदाजा हो गया होगा. एनीवे, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इजी टू नेविगेट होना चाहिए. आपका कोर्स मटेरियल और पर्टिकुलरली यदि ऑनलाइन है, उसमें यदि सिस्टम को ये समझ में नहीं आएगा
कि कहाँ से कैसे आप नेविगेट हो रहे हो, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, फॉर्मेट अलग है। आपने कभी कोई ऐसा एक आर्टिकल देखा है जिसमें 5 पेज के ऊपर 25 तरह के फॉन्ट किसी ने यूज कर रखे हों? मैंने देखा हुआ है, मेरे पास आया था एक ऐसा पेपर किसी का, एक वो एक्चुअली में इट वाज द ए मॉड्यूल ऑफ ए कोर्स which was given to me to review it, और मैं उसको देखते ही समझ गया कि ये इंटरनेट पर से कॉपी पेस्ट है। वो जो ऑथर है उसने इतनी भी जहमत नहीं की कि कम से कम कॉपी पेस्ट करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग ठीक करके वो कर देते। सो दैट वे कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेट। देन टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन, कितने सेक्शंस आप बना रहे हो, उनका आपस में कोई हायरार्की है या नहीं है। हालांकि आपको कुछ ऐसे कोर्स मिलेंगे ऑनलाइन जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं MS ऑफिस के ऊपर यदि एक कोर्स बनाऊं और उसके अंदर मैंने एक मॉड्यूल बनाया MS वर्ड के ऊपर, सो यू नीड टू सी दैट योर कंटेंट इज कंसिस्टेंट, एंड if it has a relation, it should satisfy that relation. Otherwise, if you want to create a course in which anybody can take module first later, module 4 first, that is also okay, बुराई नहीं है उसमें। लेकिन यदि कोई एक उसके अंदर एक हायरार्की होनी है तो वो जरूर होनी चाहिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। फिर ये स्पोर्ट है, स्टूडेंट स्पोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके बीच में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर शेर सिंह है, मेरे इग्नू के कुलीग। डिस्टेंस एजुकेशन इज प्योरली स्टूडेंट स्पोर्ट। और यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स के अंदर वो सेम चीज होती है। जैसे अभी आप आजकल देखें कि वो जो ऑनलाइन एजुकेशन का इतना प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, बट अलोंग विद दैट एम्पैथी, उनका केयर, एट व्हाट टाइम व्हाट इज नीडेड बाय देम इज बीइंग गिवन टू देम और नॉट, और किस तरीके से उनको अपने कोर्स के बारे में आप उनका ओरिएंटेशन ऑनलाइन कोर्स शुरू करने से पहले। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जब कोर्स शुरू करते हैं तो आई गिव द ट्रेनिंग टू माय स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू हैंडल मूडल। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, 15 मिनट के अंदर सबको बता देते हैं कि आपने ऐसे लॉगिन करना है। आप उसके बाद अपने कोर्स में एंट्री करेंगे, कोर्स में एंट्री करने के बाद आपको ये दिखेगा, उसके बाद तो फिर उन्होंने जस्ट उसको क्लिक करते चले जाना है। बट कैसे लॉगिन करना है, कैसे कहाँ जाना है, क्या कुछ करना है, that is very important. That kind of orientation support you need to tell, you need to give clear instructions to you, and how you are going to grade them, because ultimately उनको सर्टिफिकेट के लिए तैयार होना है। तो कैसे उसका असेसमेंट प्लान होगा। मुझे भी याद है हमने जब अपना 3rd वीक का टेलीग्राम के ऊपर अपना सेशन किया था तो आई थिंक 70% ऑफ द क्वेश्चंस वर अबाउट असेसमेंट, कि सर वो क्विज का क्या होगा, फाइनल एग्जामिनेशन कौन सा होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, लाइक दैट। एंड दे आर जेन्युइन रीजंस ऑफ द स्टूडेंट्स, वी नीड टू क्लैरिफाई देम। सो दैट वे these things they fall under the student support. Then clarity of the content, how easy it is to be understood by the students, like that. So ये आपको इसके हिसाब से यहाँ पर करना है ताकि लर्निंग का बैरियर कम से कम हो सके। यू नीड टू सी दैट। सो कंटेंट, और यहाँ पर आपको जो शुरू में मैंने फॉग इंडेक्स दिखाया था वो आपको हेल्प कर सकता है। आप अपना कंटेंट बनाएं और वो कॉपी पेस्ट चल रहा है उसके अंदर, आपने देख लिया, बड़ा इजी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको टाइप करना है, आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करते चले जाइए उसके अंदर, और उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट थोड़ा सा नीचे लेवल पे लाना है, ऊपर वाले लेवल पे लाना है। उसके हिसाब से आप उसके अंदर अपनी वर्डिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो कैसे सेंटेंस को रीफ्रेज किया जा सकता है, या आप एंटोनिम सिनोनिम वगैरह को यूज करते हुए वो उन चीजों से आप उनको आप चेंज कर सकते हो। Then there are certain kind of interactions. First is the instructor interaction. How the instructor will promote student engagement. तो एक तो आपको स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट लेना है कि सारे स्टूडेंट उसके अंदर आपको मोटिवेट करना है। और दैट्स वाई समटाइम्स इन ऑनलाइन लर्निंग, यू नो, इन फॉर्मल क्लासरूम आप 40 मिनट के लिए क्लास में जाते हो, स्टूडेंट ने जो पूछा आपने उसका जवाब दिया, बाहर आ गए, बात खत्म। लेकिन ऑनलाइन के अंदर तो वो आपको कभी भी ईमेल कर सकते हैं, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो उनका कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड इन दैट वे योर प्रेजेंस इज
much more needed in online medium. And when they send the message, after that, the time delay should not be much more. There are certain genuine reasons. यदि आपको कोई रात को 11 बजे भेज रहा है और आप 10 बजे सो गए तो डेफिनेटली आप जब सवेरे उठेंगे तभी उसके मैसेज को रिप्लाई करेंगे. But then do reply whatever means whenever you see that accordingly. Try to involve them, give them hints, acknowledge their thoughts. ये एक बहुत जरूरी है. Acknowledge उनकी थिंकिंग को, उनकी को कभी भी रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, देन दे वोंट पार्टिसिपेट, देन दे वोंट शेयर देयर थॉट्स. उनको लगेगा कि हंसी उड़ती है, मेरा मजाक उड़ता है. इन ए वे एक काइंड ऑफ ए साइबर बुली. दैट फीलिंग शुड नॉट गो इनटू दैट. So they are for instructor interaction, how we handle the instructions with our learners, with our students. Then how we can promote peer interaction. अभी जैसे आपके ग्रुप में भी आप लोग भी 200 के आसपास प्रेजेंट हैं, and definitely I know that you have made a community among yourselves, so you share information with each other. And similarly in an online course, the participants, they take help of each other. मुझे पता है हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर इतने सारे ग्रुप बन गए थे. एंड देन और जैसे आपको याद होगा कल जब अमिता जी कोर्स का आपको बता रहे थे, तो ये भी डिसाइड हुआ था कि एडमोडो में जो आप कोर्स क्रिएट करेंगे, तो यदि मान लीजिए परमेश जी ने कोर्स बनाया है तो उसके अंदर नरेश जी और संगीता जी ये सारे उसके अंदर स्टूडेंट बन जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज ए पीयर इंटरेक्शन, वेयर थ्रू पीयर मीनिंगफुल लर्निंग कैन बी एनहांस्ड. So because they are more comfortable in each other presence, so how they can make the learning effectively meaningful, more engaging, we need to think about that. And then means how it can be done. Both technological as well as non-technological tools are available with us. Technological tools are certain softwares, certain websites which we can share to them. Games are there, quizzes are there, you can keep them involved into that. ये तो हो गया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. नॉन टेक्नोलॉजिकल होता है ह्यूमन. एक एज ए टीचर आप उनके साथ कैसे वो उनको कनेक्ट करा रहे हो. आप उनसे पूछ सकते हो आज क्या किया आपने. या हमने अपने कोर्स के अंदर, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर प्रोफेसर स्टीव व्हीलर, उन्होंने काफी दिनों पहले एक ब्लिमेज करके ब्लॉग प्लस इमेज करके एक एक्सपेरिमेंट किया था. हमने अपने कोऑपरेटिव लर्निंग में ब्लिमेज BLIMAGE उसको यूज किया हमने. उसमें ये बोला कि आप इस फोटो को देखिए, कोई भी फोटो हो सकती है, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू कोऑपरेटिव लर्निंग, एंड देन यू कैन थिंक, गिव योर आइडिया अबाउट इट. सो यहाँ पर पीयर इंटरेक्शन के अंदर भी आप उसी तरीके से स्टूडेंट्स को एक कॉमन किस तरीके से वहां पर मोटिवेट कर सकते हो आप, वो चीजें आपको देखनी होंगी कि कैसे आप उसमें इन्वॉल्व उनको बना सकते हो. देन द फर्स्ट वाज द इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन, सेकंड वाज द पीयर इंटरेक्शन, नाउ थर्ड इज द कंटेंट इंटरेक्शन. सो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, कंटेंट को कैसा बनाते हैं, इंटरेक्टिव इन नेचर. और कंटेंट को इंटरेक्टिव इन नेचर बनाने के कई तरीके हैं. आपको प्रेफरेबली ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए. यूज ओपन एक्सेस मटेरियल्स, इट विल सेव यू फ्रॉम प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और दोज काइंड ऑफ केसेस. अभी आप ये देखो, आप मेरे इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको जितनी भी फोटोग्राफ दिखेंगी, यदि मैंने वो कहीं किसी वेबसाइट से ली हैं तो मैंने हर एक का वहां पर मेंशन किया है. दिस इज द वे हाउ. कुछ नहीं चाहते आप किसी का काम यूज कर रहे हैं आपको, तो हमें एक्नॉलेजमेंट करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए. सो इट सेव्स. एंड in fact if I put this presentation on internet, and if the person who published those things, if they see it, they will definitely feel happy that their material is being used by someone. So those things, they are there, you use them. फिर आपको अपना कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो उनकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, एनालिसिस को मोटिवेट करे, उसको प्रोमोट करे. सिंपल रीजन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप सभी जानते हो, और जो मॉडर्न ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो कि वेब के प्रोमिनेंस होने के बाद उन्होंने बनाई थी 2000 के आसपास,
उनकी टीम थी एक्चुअली में। तो क्रिएटिविटी को उन्होंने सबसे टॉप में रखा है और ये बहुत जरूरी है। आजकल भी यदि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जितने भी और दूसरे जो बिग एजेंसीज हैं, यदि उनके आप स्किल्स का एक एनालिसिस करें कि आने वाले वक्त में कौन से स्किल की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो जो क्रिटिकल एंकिंग और ऐसे क्रिएटिविटी, ये जो स्किल्स हैं, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और वो अब अपने कंटेंट की इस तरीके से, और यही वजह है कि हम जैसे मान लीजिए ये इस हमारा यदि कंटेंट इस किस्म का हो तो ओपन बुक एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम क्यों डरते हैं ओपन बुक एग्जाम से लेने के लिए? क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस और वो दूसरे किस्म का क्वेश्चन होता है। आपने क्वेश्चन देखा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OER, यदि आपको नहीं भी आता तो आपने इमीडिएटली वेब पर गए, किताब खोली, देखा और लिख दिया ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कोई दिमाग नहीं लगाया। बट यदि आपका क्वेश्चन इस किस्म का है कि आपके सामने किताब भी रखी हो, इंटरनेट भी रखा हो, तो भी आपको सोचना पड़े कि एग्जैक्टली आंसर में इसको कैसे मुझे लिखना होगा, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और उससे वहां पे उनकी स्टूडेंट का भी बेनिफिट है। अल्टीमेटली ऑथेंटिक लर्निंग को वही प्रमोट, एग्जाम तो ठीक है उन्होंने यदि किसी भी तरीके से पास कर लिया, बट अनामिका जी जो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में बाद में जब उसको वो यूज कर पाएंगे तो कैसे वो यूज होगा, वहां पर उसका वो है। तो कंटेंट हमारा, और यही आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने काफी सारे, मैं मान के चलता हूँ कि इतने सारे मूक आपने अटेंड किए होंगे, डेफिनेटली आपको लगा होगा कि किसी किसी मूक में कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा आपको। वो यही वजह है कि कुछ चीजें जब हमारे को, वो हमारे कुछ स्किल को डेवलप करता है कोई कंटेंट, देन दैट मीन्स दैट it has enhanced something in us. उसके बाद है richness. We need to provide certain richness for content, and that can be done through various kind of these platforms like video. We can integrate into it. We can give simulations. We can have interactions. वेरियस काइंड्स ऑफ, ये जो सोशल मीडिया आपको इतना सारा एग्जांपल्स वगैरह दिख रहे हैं, इनके हिसाब से आप अपने कोर्स को रिच करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट मैकेनिज्म भी होता है और एक मेन कंटेंट भी वो हो सकता है, तो ट्राई टू गिव दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। बिकॉज ये हम क्यों करते हैं एक्चुअली में, पहला पॉइंट ये आता है कि रिचनेस का मिलिए इसका व्हाट इज द एडवांटेज। द एडवांटेज इज आपने अपना जो कंटेंट बनाया, ये यहाँ पर हम कह रहे हैं दिस इज योर कंटेंट, this is limited content. We have 5 modules in our course. Due to the time factor, due to the nature of the course, if it is a 2 credit course, if it is a 4 credit course, you cannot make it a PG level course because of the nature of the course. वो lower level का है तो आप उसको PhD level का कैसे बना सकते हो? But आप उसमें हमेशा अपने चीजों को डालने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट अपने डालने के लिए, you can use these things. So that because you are telling your students that these are the, if you want to gain extra knowledge, if you want to strengthen, cement your learning, these are certain activities which you can use. These are certain extra materials which you can use for your content. Okay, so perhaps this is all about the online course designing. Okay, thank you so much. धन्यवादः महोदयानां। आपके मार्गदर्शन से हम अत्यंत कृतार्थ हैं। आपको हृदय से पुनः पुण्येन धन्यवाद करते हैं।